आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुशासन तिहार में जनता की सीधी सुनवाई, महापौर आयुक्त ने सुनी समस्याएं, स्टॉलों पर मिली योजनाओं की जानकारी। जिला अस्पताल अब बदलेगा इलाज का अनुभव, सुविधा में हुआ बड़ा बदलाव, अस्पताल में विकास कार्यों का लोकार्पण। सपनों को मिले पहिए, दिव्यांगजनों को मिली नई रफ्तार, दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर ने के घर छापा, भर्ती घोटाला पूर्व अधिकारी पर शिकंजा। टीएल बैठक में योजनाओं की समीक्षा की, जनदर्शन की शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश, 48 शिविरों में 24,000 से अधिक आवेदन। उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित द्वितीय जूनियर स्पीड हैंडबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में टीम ने तेज रफ्तार खेल, सटीक तालमेल और मजबूत आत्मविश्वास का परिचय दिया, जिससे राज्य का नाम राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से रोशन हुआ है। लीग मुकाबलों से लेकर नॉकआउट चरण तक छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने लगातार शानदार खेल दिखाया। कठिन परिस्थितियों में भी टीम ने हार नहीं मानी और सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। भले ही फाइनल की दौड़ थोड़ी दूर रह गई, लेकिन कांस्य पदक ने उनके संघर्ष और मेहनत की चमक को और बढ़ा दिया। मैचों के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस, तेज निर्णय क्षमता और टीम वर्क ने दर्शकों का ध्यान खींचा। हर मुकाबले में टीम ने यह साबित किया कि मेहनत और अनुशासन से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। टीम की इस उपलब्धि पर कोच और प्रबंधन ने खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास और समर्पण ने ही यह सफलता दिलाई है, जो आगे आने वाले टूर्नामेंटों में और बेहतर प्रदर्शन की नींव बनेगी। राजनांदगांव लौटने पर विजेता खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों में इस जीत को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। राजनांदगांव को फिर एक बड़ी उपलब्धि मिली है, एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें राजनांदगांव की बेटियों ने फिर से राजनांदगांव समेत पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में नेशनल खेले जाने वाले स्पीड हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जो कि नेशनल टूर्नामेंट था, जो कि जिस पर खेल के बाद आज छत्तीसगढ़ की जो बेटियां हैं वो खेल पर कांस्य पदक से विजेता घोषित होकर के आज राजनांदगांव वापस आई है। और राजनांदगांव आने के बाद उनके समर्थक, उनके परिजन और साथ में खेल प्रेमियों के द्वारा भव्य उनका स्वागत किया गया है। बाजे गाजे से स्वागत किया जा रहा है, मुंह मीठा करवाया जा रहा है। मैम, किस तरीके का वहाँ पर टूर्नामेंट था, कितने राज्यों की टीम वहाँ पर मौजूद हुई थी और क्या एक अनुभव लेकर के आए ये मैच? सेकंड जूनियर स्पीड हैंडबॉल खेलने के लिए हम अहेरा गए हुए थे, यूपी, जहाँ पर लड़कियों की टीम 12 थी और लड़कों की टीम 20 थी, जिसमें से हमने शुरू से बढ़त बना के रखी हुई थी। हमारे से फाइनल मैच में हमारे से भिड़ी है हरियाणा, जिसमें हमने उनको बहुत कांटे की टक्कर से हमने मैच खेला और हम जीत गए आखिरकार। लास्ट में लास्ट पॉइंट में हम एक गोल मार के हम जीते हैं और जिससे हमने छत्तीसगढ़ के लिए मेडल लेकर आए। छत्तीसगढ़ के तरफ से खेल करके विजेता घोषित होकर के आई हुई ये महिला जूनियर की टीम जो है वो आज राजनांदगांव में खुशियों की बौछार लेकर के आए। क्या मैच में अनुभव रहा है और ये विजेता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये विजेता का श्रेय जाता है हमारी कोच शबनम अंसारी मैम को, जो हमको इतना अच्छा प्रैक्टिस दी। दोनों टाइम आने के बाद भी दोनों टाइम अपने जॉब को और अपनी फैमिली को भी संभालते, हमको भी संभालते। उनका पूरा क्रेडिट हमारा इनको ही जाता है, शबनम मैम को। खेल किस तरीके से खेले, वहाँ पर कैसा प्रदर्शन रहा है? जी, हमारा बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है और हमें बहुत मजा भी आया खेलने में। किनके साथ था आपका लास्ट मैच? हरियाणा के साथ जी। क्या स्कोर बनाए होंगे आप हरियाणा के साथ? 9 और 10। 9 और 10। हाँ। आज आप राजनांदगांव में वापस आए हुए, तो कैसा राजनांदगांव में आप लोग के बीच में स्वागत किया जा रहा है, फूल माले पहनाया जा रहा है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत काफी ज्यादा अच्छा था अनुभव तो,
मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी मैम के कारण आज हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और बढ़े आगे, और इस तरह मैम का नाम रोशन करे और इस तरह छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। मैं यही चाहती हूँ सिर्फ। फुल सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को आगे बारिश में ग्राउंड गीला होते, मतलब गीला होने के कारण हम लोग का ग्राउंड बंद हो जाता है। तो सरकार आगे हम लोग को थोड़ा वो करे, सपोर्ट करे कि ग्राउंड अच्छा बने हमारा और अच्छा रहे, और प्रैक्टिस पूरा 12 महीना चलते रहे। खेल का ये अनुभव एक अलग अनुभव लेकर के आता है, और आज जो मेडल आप इनके हाथों में देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये वो उन चीज़ों को दर्शाता है कि बच्चों की जो मेहनत होती है वो केवल अपने जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए काफ़ी होता है। बच्चों की अब इस विषय पर मांगे भी उठनी शुरू हो चुकी है कि जिस तरीके से उनके खेल की प्रतिभाओं को निखारा जाए, उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त और एक बेहतरीन खेल मैदान की भी जरूरत पड़ती है, जिसके लिए अब वो आवाज उठा रहे हैं और अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनांदगांव का दिग्विजय महाविद्यालय परिसर राज्य प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधे संवाद का केंद्र बन गया, जहां सुशासन तिहार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक योजना नहीं रहा, बल्कि लोगों की समस्याओं और समाधान की जीवंत चौपाल में तब्दील हो गया। नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव और आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने स्वयं विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और नागरिकों से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी। पेयजल, स्वच्छता, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें लोगों ने खुलकर सामने रखी। महापौर ने कहा कि शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित न रहकर सीधे जनता तक पहुंचे, और इसी उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। वहीं आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि प्राप्त आवेदनों पर तत्काल और प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में खास बात यह रही कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही योजनाओं की जानकारी दी और कई मामलों में प्रारंभिक समाधान की प्रक्रिया भी शुरू की गई। ये हमारा तीसरा अंतिम शिविर है जो शहर के मध्य भाग का है, और यहाँ भी बहुत तरीके के आवेदन आए। हमने आवेदन भी प्राप्त किया है, समस्या संबंधित आवेदन भी आए हैं। सभी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से हम निराकरण करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रदेश सरकार ने जो एक सुशासन तिहार के रूप में शिविर जो गांव में और शहरों में वार्डों में लगा रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों की बातें आ रही है, उनका समाधान का एक रास्ता निकल रहा है। तो जो बातें हैं वो कई लोग जो है विभाग तक के नहीं पहुंच पाते, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों को जैसे यहाँ पर स्वनिधि योजना का लाभ मिला, किसी का लाइसेंस बन गया, किसी का राशन कार्ड बन गया, किसी का प्रधानमंत्री आवास का आवेदन जमा हुए। नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी 51 वार्ड में कुल 17 सुशासन तिहार शिविर हम लोगों के द्वारा आयोजित किया जाना है, जिसमें अभी आगामी दिवस में आज जो शिविर है वो दिग्विजय कॉलेज परिसर में एक आयोजित किया गया था, और इसमें माननीय महापौर जी भी उपस्थित रहे और सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। और जो आवेदन आए हैं उनका हमारा प्रयास था कि यथासंभव यही निराकरण हो जाए, और कुछ ऐसे आवेदन हैं जिसमें समय लगना संभावित है। ऐसे आवेदनों में समय सीमा दी गई है और जो विभाग प्रमुख हैं वो उसका तत्काल निराकरण करेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। बुधवार सुबह ईडी की टीम ने राजनांदगांव के शिक्षक कॉलोनी स्थित तत्कालीन डिप्टी परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर के निवास पर छापेमारी की कार्रवाई की। ललित गणवीर इस मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। जानकारी के अनुसार ईडी के करीब 8 अधिकारियों की टीम 2 वाहनों से उनके घर पहुंची। मौके पर पहुंचते ही टीम ने पूरे परिसर को घेर लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। इसके बाद अधिकारियों ने घर में मौजूद दस्तावेजों और रिकॉर्ड की विस्तृत जांच शुरू की। सीबीआई की जांच में यह आरोप सामने आए हैं कि वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई थी। आरोप है कि तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के निर्देश पर परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और डिप्टी परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर ने उद्योगपति श्रवण गोयल को प्रश्न पत्र पहले ही उपलब्ध कराए थे। जांच एजेंसियों के अनुसार इस कथित अनियमितता के बाद श्रवण गोयल के बेटे और बहू का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ था। वहीं आरोप यह भी है कि तत्कालीन अध्यक्ष के रिश्तेदारों का चयन भी डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी जैसे उच्च पदों पर हुआ। फिलहाल मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों द्वारा की जा रही है। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने साप्ताहिक समय सीमा बैठक में विभागीय कार्यों और शासकीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने जनदर्शन में आए ग्रामीणों और शहरी नागरिकों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को उनके तत्काल निराकरण के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में सुशासन तिहार के तहत आयोजित जन समस्या निवारण शिविरों की प्रगति की जानकारी दी गई। आपको बता दें, जिले में अब तक 48 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 24,001 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 5,528 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया है। कलेक्टर यादव ने निर्देश दिए कि जिन आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, उन आवेदकों से फोन या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर फीडबैक लिया जाए, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। राजनांदगांव अंतर्गत टेडेसरा में नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। घटना के बाद उठे आक्रोश और लगातार बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में गुस्सा, सवाल और सन्नाटा तीनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब परिजनों और ग्रामीणों ने इस मौत को सामान्य मानने से इनकार करते हुए गंभीर संदेह जताए और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। माहौल बिगड़ता देख प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस हर एंगल से मामले की बारीकी से जांच कर रही है, चाहे वह व्यक्तिगत विवाद हो, मानसिक दबाव या फिर किसी तरह की साजिश। फिलहाल अधिकारी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचते हुए सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सभी तथ्यों को जोड़ा जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। वहीं ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कहा है कि असली न्याय तब होगा जब पूरी सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर ठोस कार्रवाई होगी। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में इस मामले में कई अहम पहलू उजागर हो सकते हैं, जो पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल सकते हैं। जी, ये परसों की घटना है। एक नाबालिग बच्ची थी वहाँ टेडेसरा में, वो सुसाइड कर ली थी। उसमें उनके परिजन जब आए हैं तो उन्होंने अपने बच्ची के मृत्यु पर शंका जाहिर किया। उन्होंने एक आवेदन दिया। इस आवेदन पर उन्होंने उल्लेख किया गया था कि उसकी बच्ची के साथ में रेप जैसी घटना हुई है और बंधक बना के रखा गया है, इस और आत्महत्या करने को प्रेरित किया है। इस आवेदन पे हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने पर घटना सही प्रमाणित पाए जाने पर उनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अपराधी पुलिस के अभिरक्षा में है और लिखा कार्रवाई करके उसको हम लोग पुलिस रिमांड पर पेश करेंगे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बनी रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की पहल पर कृषि बीमा कंपनी और एलिम्को के सहयोग से आयोजित दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण समारोह कई लोगों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। राजनांदगांव में आयोजित सहायक उपकरण वितरण समारोह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के जीवन को आसान और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण प्राप्त कर लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि समाज की प्रगति तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए ऐसे प्रयासों को लगातार जारी रखने की बात कही। इस पहल ने एक बार फिर साबित किया कि सही सहयोग और संसाधन मिलने पर दिव्यांगजन भी अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। साथ साथ एलिम्को के सहयोग से ये विकलांगजनों का एक समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो सहायक उपकरण वितरण का आयोजन है, ये अपने आप में अनूठा है। ये करीब करीब पूरे जिले में जाके लगातार शिविर लगा के विकलांगजनों से बात करके और उन्हें रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे जिले के डोंगरगांव हो, डोंगरगढ़ हो, छुरिया हो और राजनांदगांव, उसके अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांगजनों का चयन किया गया है। और चयन करने के बाद आज ये बड़ा कार्यक्रम, जिसमें 265 से ज्यादा लोगों को 75 लाख से ज्यादा का सहायक उपकरण देने का कार्यक्रम, राजनांदगांव में शायद इतना बड़ा आयोजन मोटरसाइकिल जो 113 है, नहीं कभी हुआ। 100 तक हम लोग कर चुके थे।
और ये बड़ा आयोजन है जिसमें एलिम्को कंपनी ने और AIC का मदद इसमें मिला है। 3 जून 2026 विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर छुईखदान योग समिति के तत्वाधान में साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर समिति के सदस्यों सहित नगर के बड़ी संख्या में लोगों ने साइकिल चलाकर नगर भ्रमण किया और स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त जीवन का संदेश दिया। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने स्वस्थ जीवन अपनाए, प्रकृति को प्रदूषण मुक्त बनाए, 2 पहिया वाहन के रूप में साइकिल अपनाए, स्वस्थ भारत, स्वस्थ छुईखदान जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गिरिराज किशोर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इसी कड़ी में समापन अवसर पर नियमित रूप से साइकिल का उपयोग करने वाले बुजुर्गों को अतिथियों द्वारा श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक शैलेंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं बुजुर्ग उपस्थित रहे। छुईखदान विकासखंड की ग्राम पंचायत भोथली के आश्रित ग्राम अनिया टोला में आजादी के 78 साल बाद भी हालात ऐसे हैं कि यहाँ की जिंदगी अभी भी कच्चे रास्तों पर रेंग रही है। आपको बता दें, मुख्य सड़क से महज 2 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में केवल एक ही परिवार के 42 लोग रहते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। गांव तक पहुंचने वाला रास्ता पूरी तरह कच्चा और उबड़ खाबड़ है। बारिश होते ही हालात और बिगड़ जाते हैं। ग्रामीणों का दर्द यह है कि बीमार पड़ने पर मरीज को कंधों या जोखिम भरे रास्तों से नदी पार कर अस्पताल ले जाना पड़ता है, क्योंकि एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं पाती। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पुलिया निर्माण की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया गया। आरोप है कि निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों से मजदूरी भी कराई गई, मगर भुगतान आज तक नहीं मिला। इधर प्रशासन का कहना है कि गांव की आबादी 100 से कम होने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण संभव नहीं है, लेकिन दूसरे विकल्पों से प्रस्ताव भेजा जाएगा और अधूरी पुलिया का काम जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया गया है। गाँव में अभी रोड की समस्या है भैया, हमारे रोड बने नहीं है। मैं ये गांव के पटेल हूँ, लेकिन बोलत बोलत कई झला थक गए, सुनाई नहीं कर रहे हैं। रास्ता के लिए बहुत तकलीफ है हमारे। अच्छा, बारिश में के साल से इसने रोड है? अब वहाँ अभी रोड है तो 2-3 हाथ दे रहेगा, पर नाप आप हो गए पक्की बना ताही कटंगी ले की के, पर आज ले ओकर कोई काम चालू नहीं करी रे भाई। अच्छा, जो आपके गांव के पे पहले जो पुलिया पर थे, तो पुलिया के काम भी अधूरा है कि बताते हैं? हाँ, अधूरा है। हमारे गांव के पुलिया वही हमारा मेन रास्ता है। ये 3 गांव के 4 गांव के गुजर है वो रास्ता में, जैन गड्ढा खन के आज पूरा नहीं करा था। बारिश में कैसे करते हो? बारिश में भैया ज्यादा पूरा आते तो रुक जाता, जब पूरा हो सकते ना तो न हकते। मतलब जिला मुख्यालय संपर्क टूट जाते आप मन? हाँ। तबियत खराब होता कैसे करते? तबियत खराब होते तो बहुत पानी हो सकते तब लेते हैं, नहीं तो डॉक्टर ला लाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100 से कम जनसंख्या वाले जो गांव हैं उनको कवर नहीं किया जाता है, उनको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर स्टेट बजट से किया जाता है। इसमें जो हमारे जो अधिकारी है उनसे बात हुई है कि उसका जैसे प्रस्ताव या सर्वे करके भेजने के लिए, और आगे इसमें प्रयास किया जाएगा। उस क्षेत्र में जैसे अभी बोतली, बुजारी और रूखागढ़ाई वो एरिया पहले काफ़ी नक्सल प्रभावित या दूरस्थ रहा है। अभी शासन के द्वारा बोतली को कुंभी से जोड़ने के लिए भी सड़क की बात हुई है। केसीजी जिले में जिला पंचायत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत विकास योजना 2026-27 और पंचायत उन्नति सूचकांक से संबंधित विषयों पर दिया गया। इस दौरान पंचायत विभाग के अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने जिला पंचायत सदस्यों को पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के तहत टाइड ग्रांट और अनटाइड ग्रांट का प्रावधान किया गया है। टाइड ग्रांट की राशि का उपयोग केवल पेयजल और स्वच्छता से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान ई ग्राम स्वराज पोर्टल 2.0 पर योजना अपलोड करने की प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत विकास योजना तैयार की जाएगी और सभी पंचायतों को 30 जून 2026 तक अपनी योजना पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ग्राम सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग और जियो टैग फोटो अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों के आधार पर परफॉर्मेंस ग्रांट भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत सभापति सहित सभी सदस्य उपस्थित रहे। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी और व्यवहारिक बताते हुए इसे पंचायतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
छुईखदान विकासखंड के ग्राम गोपालपुर में आयोजित सुशासन तिहार 2026 का जन समस्या निवारण शिविर उस समय चर्चा का केंद्र बन गया जब मंच पर ही प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए। आपको बता दें, कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी के बीच जिला पंचायत सभापति ललित चोपड़ा ने विद्युत विभाग छुईखदान के जूनियर इंजीनियर चेतन सियारे पर ग्रामीणों से कथित वसूली और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। इस बयान के बाद शिविर का माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। खैरागढ़ में हुए इस घटनाक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि ने मंच से शिकायतों की लंबी सूची का हवाला देते हुए कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण लगातार परेशान हैं और अधिकारी के रवैये को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने प्रभारी मंत्री से तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को जिले से हटाने की मांग भी रखी। इसी अप्रत्याशित आरोप प्रत्यारोप ने शिविर में मौजूद लोगों को भी चौंका दिया और प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर नई बहस छेड़ दी। हालांकि कार्यक्रम के बाद भी बिजली विभाग या संबंधित अधिकारी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है और क्या जांच के आदेश दिए जाते हैं या नहीं। राजनांदगांव जिला अस्पताल अब सिर्फ इलाज के केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का नया मॉडल बनने की ओर बढ़ रहा है। अस्पताल परिसर में हुए व्यापक उन्नयन एवं विकास कार्यों का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर पूरा माहौल स्वास्थ्य सेवाओं के नए दौर की शुरुआत का गवाह बना, जहां मरीजों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में कई अहम कदम एक साथ सामने आए। लोकार्पण किए गए कार्यों में अस्पताल की बुनियादी संरचना से लेकर मरीज सुविधा तक कई बड़े बदलाव शामिल है। अब अस्पताल में उन्नत लिफ्ट व्यवस्था, नया हेल्थ डेस्क, आधुनिक मीटिंग हॉल और अपग्रेडेड मेजर ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही मेडिसिन और सर्जिकल वार्डों का सुधार, नए ओपीडी काउंटर और एमएससीएच से मुख्य अस्पताल को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी व्यवस्था ने अस्पताल को और अधिक सुगम बना दिया है। सबसे खास बात यह रही कि लंबे समय से बंद पड़े शौचालयों को फिर से चालू किया गया है, जिससे मरीजों और परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा भंडार कक्ष का उन्नयन, मर्च्यूरी में सुधार, मेल फीमेल वार्डों का विकास और गेट का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव केवल शुरुआत है। आने वाले समय में जिला अस्पताल को और अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे। आज जिला अस्पताल विस्तार का लोकार्पण और CMHO ऑफिस के नए भवन का भूमि पूजन का ये अवसर, पहला काम जो जिला अस्पताल का विस्तार हुआ है 3 करोड़ 56 लाख की लागत से और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का भूमि पूजन हुआ है 2 करोड़ 86 लाख की लागत से। हमारे जिला चिकित्सालय में जिस प्रकार धीरे धीरे सक्रियता के साथ सफाई किया गया, साफ सुथरा हॉस्पिटल बना और जो बेसिक प्रॉब्लम था जो पिछले 2 साल में हम लोग देख रहे थे, यहाँ फर्स्ट फ्लोर में पूरा पानी घुस जाता था। MRI मशीन खराब हो गई, एक्सरे मशीन खराब हो गया, वार्ड के इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए। उसका उपाय करने के लिए 3 फीट ऊपर ले जाने का एक प्रपोजल था और आज वो 3 फीट ऊपर ये हॉस्पिटल हो चुका है। हाँ, आज जो है बहुत बहुप्रतीक्षित हमारे जिला चिकित्सालय में हमेशा बारिश में समस्याएं होती रहती थी, बहुत नेगेटिव फीडबैक आया करता था। हमारे स्पीकर सर और जिला प्रशासन के सहयोग से आज ये संभव हो पाया है कि अब जो है हमें बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। बात हुई थी जिस पर डॉक्टर साहब ने सहमति जताई। जी, स्टाफ की कमी की बात हुई थी, डॉक्टर साहब ने सहमति। हाँ जी, उसकी व्यवस्था जल्द की जाएगी, चाहे DMF, CSR या जिला हमारे कलेक्टर के सहयोग से उसको की जाएगी जल्द। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।